अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स न्यू बुक, पहले 3 यूनिट्स हम निकाल लिए हैं और उसकी मैंने आपको एक्सरसाइजें भी सॉल्व करवा दी हैं और उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के एंड भी आपकी इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा और इसके आपको नोट्स भी दूंगा। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम सब्जेक्ट्स की जो न्यू बुक्स आई हैं उनकी एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन वीडियो अपलोड हो रही हैं, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट से पहले फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होती है। फोर्स जो है, फोर्स किसको कहते हैं? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, या आपके बुक है उसी का ये चैप्टर जो लास्ट चैप्टर था। फोर्स इज अ एजेंट, फोर्स इज द एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए आप कोई चीज़ रेस्ट में है, कोई चीज़ रुकी हुई है, तो उसको मोशन में लेके आते हो, उसको मूवमेंट में लेके आते हो। और अगर कोई चीज़ मूवमेंट में है, कोई कोई मोशन में है, कोई मूव कर रही है, तो फोर्स लगा के आप उसको क्या करते हो? रेस्ट पोजीशन में लेके आते हो, यानी कि रोकते हो। और फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। और फोर्स के लिए क्या ज़रूरी होती है? फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन, यानी कि पोजीशन का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट है तो उसको आप यूनिफॉर्म मोशन में लेके आते हो, और अगर कोई मोशन में है तो उसको आप स्टेट ऑफ रेस्ट में लेके आते हो। फोर्स कैन एक्ट एज अ पुल और पुश, यानी कि फोर्स के ज़रिए आप कोई चीज़, किसी चीज़ को खींचते हो या आगे की तरफ उसको फोर्स लगाते हो। अब इस चैप्टर के अंदर भी हम फोर्स के बारे में यहीं पहले पढ़ेंगे कि फोर्स है क्या। फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? किसी चीज़ को हम फोर्स के ज़रिए पुश करते हैं, ये पुश कर रहे हैं, ये गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। और पुल, आप दरवाजे को पीछे की तरफ खींचते हो। इट मूव द ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स क्या, फोर्स लगा के हम किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, या हम उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं अगर ऑलरेडी वो मूव कर रहा हो। इट गिव शेप टू द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है? शेप देती है किसी ऑब्जेक्ट को। और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है? कि इसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहती है। फोर्स हमेशा किसी डायरेक्शन में लगती है, चाहे आप पुश कर रहे हो चाहे आप पुल कर रहे हो, दोनों सूरतों में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में मैं डिफरेंस पीछे भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व हो वो वेक्टर होती है, और अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो तो वो स्केलर होती है। देयरफॉर इट हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट इज़ मेजर इन न्यूटन, मैंने आपको पीछे बता दिया। अच्छा, अब यहाँ में जो पहला हमारा टॉपिक है 4.1, ये है कि जब हम किसी फोर्स ऑन अ बॉडीज, जब हम किसी फोर्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो दो तरह की फोर्स होती हैं, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल, लाइक और अनलाइक। लाइक फोर्स क्या होती है? द फोर्स दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। जब हम किसी चीज़ के ऊपर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हों, यानी कि दोनों हमारी डायरेक्शन एक हो, ठीक है। इस तरह ये आप देखें ना, ये सारी फोर्सेज जितनी भी ये बंदे लगा रहे हैं इनकी डायरेक्शन एक है, ठीक है। तो वो क्या होती हैं? वो लाइक फोर्सेज होती हैं। जैसे फिगर ये कह रहे हैं 4.2, वाई डू ऑल ऑफ देम पुश इट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, ऑल ऑफ दीज फोर्सेज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेज बिकॉज दीज आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। एक ही लाइन में ये लग रही हैं सारी फोर्सेज। इन सारी फोर्सेज को क्या कहेंगे हम? लाइक पैरेलल फोर्सेज कैन ऐड अप टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। हम इन सब को इकट्ठा जमा कर सकते हैं, सारी फोर्सेज को हम कंबाइन कर सकते हैं एक ही रिजल्टेंट फोर्स के अंदर। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देयर फॉर कैन बी रिप्लेस बाई अ सिंगल फोर्स। तो इन सब को मिला के हम एक सिंगल फोर्स बना सकते हैं। जितनी, यानी कि 4 न्यूटन ये लगा रहा है, ये 5 न्यूटन लगा रहा है, ये 6 न्यूटन लगा रहा है, तो इस सबको ऐड होकर यहाँ पे लग रही है ना, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेज ऐड हम एक ही रिजल्टेंट फोर्स में हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब है पैरेलल तो हों लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज हो। उन्होंने यहाँ पंखे की मिसाल दी है कि ये पंखा लटका हुआ है, तो ये नीचे की तरफ, ये देखें इसको, एक तो इसका वेट है जो नीचे की तरफ इसको लेके आ रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और एक ये जो रॉड है जिसके साथ ये बंधा हुआ है, ये इसके अंदर टेंशन है, इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। तो ये कह रहे हैं इसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं। द फोर्सेज एक्ट ऑन इट आर वेट ऑफ द फैन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, या नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, और उसका टेंशन, ये जो टेंशन है ये रॉड के ऊपर जो लग रही है यहाँ पे, इज द सपोर्टिंग रॉड पुलिंग इट वर्टिकली अपवर्ड। तो ये दो हैं, लाइन एक ही है, ये देखें एक ही लाइन के ऊपर दो पैरेलल फोर्सेज हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। इनको हम कहते हैं
अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लेकिन इसमें एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर दो तरह की फोर्सेस मज़ीद हैं। यहाँ पे समझने की बात है, द फोर्सेस आल्सो ऐड अप, इनको तो हम एक ऐड कर सकते हैं एक ही रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर, एक ही रिजल्टेंट फोर्स के अंदर। बट व्हेन अ पेयर ऑफ अनलाइक फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन अलोंग द सेम लाइन एज शोन इन फिगर 4.3 बी। यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे पैरेलल तो हैं, ये भी ये फोर्स है F1 यहाँ पे लग रही है और F2 यहाँ पे लग रही है। ये देखें, अगर हम इनको ऐसे एक्सटेंड करें दोनों फोर्सेस तो ये पैरेलल हैं, लेकिन लाइन एक नहीं है। इसकी लाइन ये है और इसकी लाइन ये है। तो ये जो है मुख्तलिफ लाइनों पे, दो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मुख्तलिफ लाइनों पे हैं। तो इन फोर्सेस को क्या कहेंगे हम इनको अनलाइक पैरेलल फोर्स कहेंगे। लेकिन ये क्या होगी, वो भी अनलाइक पैरेलल फोर्स थी, ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्स है। इस फोर्स में और इसमें फोर्स में फ़र्क क्या है, इसकी लाइन एक ही है और इनकी लाइन सेम नहीं है। तो इनको हम कपल कहेंगे। सच अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड फॉर्म अ कपल। अब आपको समझिए कि कपल क्या होता है। कपल होता है जब दो पैरेलल फोर्सेस डिफरेंट लाइंस के ऊपर अप्लाई हो रही हों। A couple can only be balanced by an equal and opposite force directed at the two different end of the rod। और ये क्या करेंगी, ये फोर्स उसको रोटेट करेंगी। यहाँ ये देखो ना, ये इधर खींचेगी, ये इधर खींचेगी, तो ये क्या होगा, ये रोटेट होगा। ठीक है, तो ये लाइन एक नहीं है, इसलिए हम इनको एक रिजल्टेंट फोर्स के तौर पे नहीं ले सकते, ऐड नहीं कर सकते, हम इनको कपल के तौर पे लेंगे। तो ये था कपल, और ये है अनलाइक फोर्स की डेफिनेशन है। द फोर्स दैट एक्ट अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये पहले दो डायरेक्शन वो थी इसके अंदर 4.1 के अंदर हमने लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस को पढ़ा। अब हम कहेंगे कि इनके अंदर हम, अच्छा ये सेल्फ असेसमेंट, व्हाट इज़ द मीन बाय लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, अभी हमने पढ़ लिया। डिफरेंशिएट लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस यूजिंग एग्जांपल, ये अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिए दो। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्स, हम फोर्स को ऐड कैसे करते हैं, ये जो फोर्सेस होती हैं इनको हम ऐड कैसे करते हैं। देखना पीछे मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स का, मैं आगे बताऊंगा। अभी हमने जो पीछे जिक्र किया कि रिजल्टेंट फोर्स, तो हम दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। कैसे, single force that has the same effect as the combined effect of the force to be added is called resultant force। कैसे, इसके कितने तरीके हैं रिजल्टेंट फोर्स को ऐड करने के, वो है जी, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। दिस मेथड इज यूज फॉर एडिशन ऑफ वन डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटीज। इन दिस मेथड हेड टू टेल रूल ऑफ द वेक्टर एडिशन इज यूज फॉर द एडिशन ऑफ फोर्स। ये पहला ग्राफिकल मेथड जो है इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। अगर सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, तो हेड टू टेल रूल क्या होता है जी। इसके लिए सबसे पहले इनको हम फोर्सेस को वेक्टर की शेप में लिखते हैं। ये एक फोर्स है जिससे ए से डोनेटेड है, ये बी है, ये बी से डोनेटेड है, ये एक ए, ये इसको भी लें, ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। वेक्टर मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब अगर हमने इनको जमा करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, चूज़ अ सूटेबल स्केल। इसके लिए हम कोई स्केल लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल हमने मेजर किया, ये सेंटीमीटर में है, तो आप इसको जो है आप इसके लिए एक स्केल सूटेबल स्केल डिफाइन करेंगे। अभी आगे हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर आपको स्केल की मैं समझाऊंगा। ठीक है, और स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रा ऑल द फोर्सेस वेक्टर अकॉर्डिंग टू अ स्केल वेक्टर ए एंड बी इन दिस केस। सबसे पहले हमने दो वेक्टर लिए, इनका स्केल बनाया, फिर हमने इनको जो है वो ड्रा किया। कैसे, नाउ टेक एनी वेक्टर एज अ फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रा नेक्स्ट वेक्टर इन अ सच अ वे दैट इट्स टेल coincides with the head of the previous. If number of vector is more than 2, then continue the process till last vector is reached। आपने सबसे पहले ये एक जो मेन इसमें से किसी को भी आप पहले एक, हमने ए को नीचे रखा, ये देखें ए को रखा, और जो बी है जिस डायरेक्शन के अंदर है, ये देखें ये कोई एंगल बना रही है ना यहाँ पे, तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ से ये 45 का एंगल बना रहे थे, तो हमने यहाँ पे इसको 45 के एंगल पे इसकी टेल, ये जो है ना, ये हेड है, इसके हेड के ऊपर रख दिया। हेड टू टेल रूल,
इसकी हेड पे दूसरी की टेल आएगी। ये देखिए हेड का मतलब है जिस साइड पे एरो है और टेल का मतलब है जिस साइड पे एरो नहीं है। ये अगर वेक्टर है तो ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। ये वेक्टर है, ये इसका हेड है, जिस साइड पे एरो बना हुआ ना ये हेड है, और ये जो खाली साइड है ये इसकी टेल है। तो इसकी हेड के ऊपर इसकी टेल आ गई। और ये कैसे गई, ये जो जिस एंगल में यहाँ पे थी, एंगल गिवन होगा आपको न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 45 का एंगल था, तो आपने यहाँ पे 45 के एंगल के इसको बना दिया। अच्छा कितना लंबा बनाना है, जितना हमने स्केल लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, तो हमने 5 सेंटीमीटर की ये लाइन ली थी और इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर 45 के एंगल पे हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, आप इन दोनों को मिला दो। रिजल्टेंट वेक्टर का याद रखना हेड से मिलेगा और टेल से मिलेगी, लेकिन जो आप वेक्टर ड्रा करोगे उनकी एक की हेड के ऊपर दूसरी की टेल आएगी। लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आर से मुराद रिजल्टेंट वेक्टर है, इनके दोनों के इधर हेड भी मिल रही होंगी, इधर टेल भी मिल रही होंगी, इसलिए इसको ये जो पिंक शेप में है ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। यूज अ स्ट्रेट लाइन विद द एरो पॉइंटिंग टूवर्ड लास्ट वेक्टर टू जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा अगर हम यहाँ पे और भी होते वेक्टर, फॉर एग्जांपल एक सी वेक्टर होता, तो वो भी इसके हेड पे आता और उसका जो हमें एंगल बताया गया था यहाँ पे खड़े कर देते, और लास्ट वाला ये जो था रिजल्टेंट वेक्टर जब मिलता तो ये उसके हेड से ही मिलता। अब आगे हम पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकल भी करते हैं और इसके आगे इसको मजीद डिफाइन रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स वो होती है जो इसके दो एंड पे ये मिल रही होती है। इसकी डेफिनेशन मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा, उसके अंदर इसके आंसर सारे लिखे हुए हैं। अच्छा, विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द मोर देन टू फोर्सेज, तो हेड टू टेल रूल, अभी हमने पढ़ा हेड टू टेल रूल। वर्क एग्जाम्पल 1, ये मैं अलहदा से न्यूमेरिकल जब कराऊंगा उस वक्त भी सारी एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दे सकता हूँ। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्स 15 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस होते हैं ये नीचे जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। 10 न्यूटन मेकिंग अ एंगल ऑफ 30, एक 10 न्यूटन फोर्स है जो 30 के एंगल पे लग रही है विद द एक्स एक्सिस एंड 10 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अच्छा ये हमें स्केल क्यों बनाना होता है कि फोर्सेस तो हमें न्यूटन में यहाँ पे गिवन है। ये देखें ये फोर्स, हम 3 फोर्सेस हैं, हमें किस में, न्यूटन में गिवन है। तो न्यूटन तो हम ड्रा नहीं कर सकते, तो हम ड्रा क्या करेंगे, सेंटीमीटर या मीटर। तो सेंटीमीटर हम इसका स्केल ड्रा करेंगे कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने ये लिख लेनी है, ये 15 न्यूटन है, ये पहले वाली फोर्स F1 ये होगी 15 न्यूटन, ये दूसरी वाली फोर्स है 10 न्यूटन, और ये इसके साथ एंगल भी बना रही है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन, और F3 है 10 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसका मतलब है ये वर्टिकल लाइन है, 10 न्यूटन वर्टिकल लाइन है। ठीक है, स्केल हमने ड्रा कर लिया कि 2 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं, 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। ठीक है, तो 2 न्यूटन अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे तो हम कैसे इसको ड्रा करेंगे, अभी यहाँ पे देखें इसका ये रूल पूरा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर फॉर द फोर्स F1 F2 एंड F3 अकॉर्डिंग टू द स्केल इन द गिवन डायरेक्शन एज शोइंग इन द फिगर 4.5। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने किया ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर। सबसे पहले आपने जो पहले वाला F1 है इसको आप ड्रा करेंगे। F1 जो है वो कितना है, यहाँ पे ये F1 है, ये F1 है F1, और उसके बाद F2 कितना है 30 का एंगल बना रहा है। ये एक्स एक्सिस आप लगाएंगे, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे सीधी, और F1 को सेपरेट अलहदा से बना देंगे। F2 इसके ऊपर कितना बना रहा है 30 का एंगल बना रहा है, और F3 कितना है F3 यहाँ पे ये अलहदा से आपने इसको वर्टिकल, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसे लाइन में सीधा एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे, और ये एंगल बन गया। अब आपने इन 3 को जमा करना है, इसको और इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले टेक F1 एज अ फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रा F2 एंड F3 इन सच अ वे दैट द टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर कंसाइड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर एज शोन इन फिगर 4.5। सबसे पहले आपने F1 ये जो F1 था इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ ड्रा कर दिया, ये सीधा हमने यहाँ ड्रा किया, इसको ड्रा किया। इसके ऊपर हम किसको लेके गए, इसके ऊपर हम F2 को लेके गए, और F2 का कौन सा था, ये देखें F2 क्या था, ये 30 का एंगल था। तो F2 इसके हेड के ऊपर, जहाँ पे ये हेड है यहाँ पे आप
30 का एंगल बना देंगे। अब यहाँ पे 30 का एंगल हम कैसे बनाएंगे, हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे करेंगे और डी रख के ना यहाँ 30 का एंगल बना देंगे। ये 30 का एंगल बना दिया। इसके ऊपर ये तीसरे वाला ये एंगल, ये वेक्टर हमने रखना है। तो ये जब हम रखेंगे इसके हेड के ऊपर, इसको सीधा, ये वर्टिकल है, इसको हम सीधा यहाँ रख देंगे। यहाँ इसको हमने सीधा यहाँ रख। अब 3 वेक्टर हमारे ऐड हो गए, ये वाला वेक्टर F1, ये F2 और ये F3। अब हमने इसका रिजल्टेंट फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया था, इनका टेल और पहले वाले का हेड। तो इसके हेड से ये हेड मिलेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसके हेड से इसको, ये देखें ना, ये जो F निकला है ना, ये F, ये आपका R है बेसिकली। यहाँ पे इसको बुक वाले को भी R लिखना चाहिए था, FR, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बन गया ये वाला, ये यहाँ पे F रिप्रेजेंटेटिव द रिजल्टेंट फोर्स, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। मैयर द लेंथ ऑफ द F विद द रूलर एंड मल्टीप्लाई इट विद द 2 ends। इसको हम मैयर कर लेंगे और इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने उसको 2n उसका स्केल लिया होता है। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। मैयर द एंगल विद द प्रोटेक्टर दैट F1 मेक विद द F1, दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पे हम ये वाला उससे प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे यहाँ एंगल कितना बन रहा है। तो ये हमें इसकी डायरेक्शन बता देगा और ये इसका मैग्नीट्यूड बता देगा ये कितना बड़ा है। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे भी समझाऊंगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमेशा याद रखना एक राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेटेड होती है। कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन रही होती है। The ratio between any two sides of a right angle triangle are given specific name. There are 6 ratio in a total, but of which 3 are main ratio and other 3 are the 3 reciprocal. 3 main ratio mostly used in the physics are sine, cosine and tangent. ठीक है, कोसाइन को कॉस भी कहा जा सकता है, टेंजेंट को टेंज कहा जाता है। और कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये आप ट्रिग्नोमेट्री, जो मैथ की ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर भी आपने ये पढ़ा हुआ है, मैथ में भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो मैं ये देखें, एक है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये वो होती है जिसके अंदर एक 90 का एंगल होता है। ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये 90 का एंगल है। तो 90 के एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो नीचे होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो सामने ये, इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो इसके अंदर 3 लाइन होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यानी कि ये, अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है? बी सी। इसका मतलब ए बी अपॉन बी सी। तो साइन थीटा आपके पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा आपके पास क्या होगा? ये कोसाइन जो होता है, इसको कॉस हम पढ़ते हैं। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बेस ए सी, ये बेस हमारी ए सी है, और ये हमारी जो हाइपोटेन्यूस है वो तो बी सी रहेगा। तो कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। और टेंज हमारे पास क्या होता है? उसमें हाइपोटेन्यूस यूज़ नहीं हो रहा होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, ये अभी हमारी यूज़ होंगी। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाऊंगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ी हैं पैरेलल फोर्सेस पढ़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ी हैं, और हमने इसके अंदर पढ़ा है, ये एक वर्क एग्जाम्पल 1 की है, और हेड टू टेल रूल पढ़ा है, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ी है। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको पढ़ाऊँगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अल्लाह हाफिज़।